ओके बात नहीं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे हम लोग क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है ये, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बस बेसिक रीडिंग करनी है इन वर्ड्स के बारे में, बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इस तरह के लगभग आपको 10 सेट्स में कराऊंगा, ठीक है, 25 करके, और हर सेट में आपको लगभग 50 to 60 वर्ड्स मिल जाएंगे। ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे 50 to 60। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज a place where dead bodies are kept for identification. 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 What should be the answer? हिंदी में कहते हैं ना मुर्दा घर, जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है ना, आफ्टर पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी के बाद, है ना, पहचान के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मॉर्ग। द राइट आंसर इज मॉर्ग। मॉर्ग इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी को मॉर्चुरी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मॉर्चुरी। घर जाके इसको लिख लेना, बस अभी पढ़ लो, सुन लो, ठीक है, क्लास देख लेना, नोट्स बना लेना। क्लियर? मॉर्चुरी और मॉर्ग बोथ आर सेम। डेड बॉडीज को रखने की जगह आप यहां पर कह रहे हैं, डेड बॉडीज को रखने की जगह, क्लियर, फॉर आइडेंटिफिकेशन या आफ्टर पोस्टमार्टम, ठीक है। तो आंसर इज मॉर्ग। क्रेमेटोरियम इज सिमेट्री। डिस्पेंसरी तो आपको जानते हैं, डिस्पेंसरी इज अ बेसिक वर्ड। क्रेमेटोरियम मीन्स, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। क्रेमेटोरियम मीन्स a place where dead bodies are burnt, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है। हिंदी में कहते हैं शमशान घाट, तो उसको कहते हैं क्रेमेटोरियम, ठीक है। देखो, क्रेमेटोरियम वर्ड बनेगा क्रीमेट से। क्रीमेट वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? टू बर्न अ डेड बॉडी। To burn a dead body. To burn a dead body. क्रीमेट होता है। हिंदी में कहते हैं ना दाह संस्कार करना, दाह संस्कार करना, तो क्रीमेट वर्ब से बनता है क्रेमेटोरियम नाउन, ठीक है। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, क्रेमेटोरियम। सेमेट्री होता है कब्रिस्तान। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहां दफनाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं अ प्लेस where dead bodies are burned, sorry, not burned, buried. Dead bodies are buried. जहां डेड बॉडीज को दफनाते हैं उसको कहा जाता है सेमेट्री, कब्रिस्तान। जहां डेड बॉडीज को आप जलाते हैं, दैट इज क्रेमेटोरियम। जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए पोस्टमार्टम के बाद, दैट इज मॉर्ग और सेमेट्री। क्लियर है? चारों वर्ड, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ट, जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता है, शमशान घाट, क्रेमेटोरियम। जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, सेमेट्री। जहां डेड बॉडीज को रखा जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन और फॉर अदर पर्पसेस, मॉर्ग और मॉर्चुरी। क्लियर? अब यहां पर एक वर्ड मैं और बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लेना। एक वर्ड है हर्स। हर्स, HERSE, हर्स। क्लियर? हर्स इज अ नाउन, अ व्हीकल used for carrying, बिल्कुल सही, dead bodies, for carrying dead bodies। हिंदी में इसको कहते हैं शव वाहन। क्या कहते हैं? शव वाहन। हर्स इसको कहा जाता है व्हीकल फॉर यूज्ड फॉर कैरिंग डेड बॉडीज, फॉर कैरिंग डेड बॉडीज, ठीक है। तो डेड बॉडी की बात थी तो इसलिए मैंने यहां पर आपको बता दिया हर्स, थोड़ा याद रखना है। क्लियर? याद रहेगा? हर्स व्हीकल होता है ना, शमशान, इसको हिंदी में कहते हैं शव वाहन। ओके, एक वर्ड यहां पर और याद रख लो, थोड़ा सा याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी
ऑबिचुअरी इज नाउन, इट इज द न्यूज ऑफ somebody's डेथ, किसी की मौत की खबर जो होती है उसको कहते हैं, ठीक है। पब्लिश्ड और प्रिंटेड जो होती है ना, प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर्स। ऑबिचुअरी का मतलब होता है मृत्यु समाचार, हिंदी में कहा जाता है। तो न्यूज ऑफ somebody's डेथ, न्यूज ऑफ somebody's डेथ प्रिंटेड इन न्यूज पेपर्स। क्लियर। एक आपने देखा हो न्यूज़पेपर में एक ब्लॉक आता है, ऐसे लिखा होता है, ऊपर लिखा होता है शोक संदेश। न्यूज़पेपर्स में छोटे छोटे ब्लॉक्स प्रिंटेड ना, उसी को कहते हैं ऑबिचुअरी। तो ऑबिचुअरी को भी याद रखना है थोड़ा सा। तो क्रेमेटोरियम क्लियर है, सेमेट्री क्लियर है, मॉर्ग मॉर्चुरी क्लियर है, ऑबिचुअरी क्लियर है, और एक वर्ड अभी आपने देखा था हर्स, डेड बॉडीज को कैरी करने के लिए जो व्हीकल आप यूज करते हैं दैट इज हर्स। क्लियर। ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी बोलो, ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, यानी कि पोस्टमार्टम ही कहा जाता है। ऑटोप्सी का जो बेसिक वर्ड हम लोग यूज करते हैं दैट इज पोस्टमार्टम। क्या यूज करते हैं? पोस्टमार्टम। तो ऑटोप्सी मीन्स अ मेडिकल एग्जामिनेशन, थोड़ा थोड़ा लिख भी लो भाई, इतना भी मत, आराम से बैठो। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू determine the cause of death. Autopsy is the postmortem, a medical examination of a dead body to determine the cause of death. Usually हम लोग postmortem term use करते हैं, है ना? हम सभी को पता होता है postmortem के बारे में। Autopsy means postmortem. Postmortem, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। तो ऑटोप्सी हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो ऑटोप्सी थोड़ा याद रखना, नया वर्ड है। क्लियर। आगे बढ़े। ओके, देखो डेड बॉडी की यहां पर बात है, कुछ टर्म्स में बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा डिस्कशन के थ्रू चीजें ज्यादा हो जाए। क्या एक वर्ड है कार्कस, कौन सा टर्म है? कार्कस, इसको भी लिख लेंगे, नाउन है ये। कार्कस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कार्कस, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। कार्कस मीन्स डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ठीक है। किसी जानवर का जो मृत शरीर होता है ना, उसको आप कार्कस कहते हैं, ठीक है। क्लियर। जनरली जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती है ना और हड्डियां दिखने लग जाती हैं बॉडी में, जानवर कहीं ऐसे रखते हैं ना, उसको कार्कस आप कहते हैं। एक वर्ड यहां पर और लिख लो, कैडेवर। कैडेवर, CADAVER, कैडेवर, बात है नहीं। कैडेवर नाउन है ये, इसमें लिख लो डेड बॉडी। कैडावर, VER, कैडावर, CADAVER, डेड बॉडी यूज्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल्स, कैडेवर कहा जाता है उसको। तो कैडेवर का मतलब भी होता है लाश, लेकिन ये पर्टिकुलर है, थोड़ा स्पेसिफिक टर्म है।
अ डेड बॉडी यूज्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिकल्स, उसको कैडेवर कहते हैं। डेड बॉडी जो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए यूज होती है, जो वो यूज करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं इस पे, उस डेड बॉडी को क्या कहा जाता है? कैडेवर कहा जाता है। कार्कस क्या है? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, कार्कस। ठीक है, टर्म्स को सीखो, वोकैबुलरी है ये। क्लियर हुआ? डेड बॉडी के लिए हम लोग एक और टर्म यूज करते हैं ना, बोलो जल्दी। एक डेड बॉडी के लिए सब टर्म सीख लो, यूज करना। एक टर्म होता है कॉप्स। क्या होता है? CORPS। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नाउन है ये, लाश। अब लाश को हिंदी में क्या मतलब होता है लाश का? कॉप्स। तो कॉप्स किसके लिए यूज होगा? अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी, एन अनआइडेंटिफाइड, एन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी। जनरली हम लोग डेड बॉडी बोल देते हैं, बट कॉप जनरली लाश के लिए यूज होता है जो अनआइडेंटिफाइड है। हाँ, उसी को आप कॉप्स कह सकते हैं। सीवियर कंडीशन में बस ऑन द वर्ज ऑफ डेथ होता है। वर्ज मतलब कगार पे, बातें नहीं। क्या कह रहा है? बातें नहीं। कॉप्स क्लियर है? कॉप्स मतलब अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी। टर्म सारे याद रखना, एक साथ मैंने बता दें यहां पर। ठीक है, जो भी डेथ के आसपास के, ऑबिचुरी, मॉर्चुरी, क्रेमेटोरियम, मॉर्ग, सिमेट्री, हर्स, व्हीकल यूज फॉर कैरिंग गुड्स, याद रखना थोड़े टर्म्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरह से क्या होगा, एक वन वर्ड, क्या कह रहे हैं? बढ़िया से यार इधर को। एक ही वन वर्ड के हेल्प से आप 7 to 5 तक जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप 25 भी पढ़ लेंगे तो आराम से 100+ वन वर्ड्स हो जाते हैं। इसी तरह से चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। सिंपल सा वर्ड है, एक्ट ऑफ किलिंग इंटेंशनली वन सेल्फ। वन सेल्फ, खुद की बात कर रहा है ना, खुद को जानबूझकर खुद की हत्या करना। ठीक है, जानबूझकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुसाइड। बिल्कुल सही, सुसाइड। द आंसर इज, बातें नहीं, सुसाइड। देखो बाकी भी टर्म्स क्या है, साइड वाले ही हैं, तो इसको भी लिख लो जरा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साइड वाले टर्म्स। साइड का मतलब क्या होता है? जहां भी आपको साइड होगा तो उससे रिलेट कर लेना डेथ, किलिंग या मर्डर। ठीक है, साइड का मतलब डेथ, किलिंग या मर्डर से रिलेट हो जाएगा। लाइक सुसाइड, एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, मर्डरिंग वन सेल्फ, खुद की हत्या करना सुसाइड हो जाता है। उसी तरह से होमिसाइड है, जेनिसाइड है, तो थोड़ा लिख लेते हैं वर्ड्स। देखो जरा, होमिसाइड का मतलब होता है या किलिंग या मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। मर्डर लिख लो, मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, मर्डर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव हत्या, किसी इंसान की हत्या होमिसाइड होता है। होमी तो यार है ना, होमिसाइड। नेक्स्ट इज, बिल्कुल सही, नेक्स्ट इज रेजिसाइड है तो उस पर भी आएंगे, लेकिन कुछ साइड्स और लिख लो पहले। और नेक्स्ट इज पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड का मतलब है मर्डर ऑफ या किलिंग ऑफ वंस फादर, मर्डर ऑफ वंस फादर। नंबर थर्ड इज मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, मर्डर ऑफ वंस मदर। मात्र से याद रखना, मैट्री मात्र। पितृ से याद रखेंगे पैट्रीसाइड, थोड़ा आसान हो जाएगा। फोर्थ फ्रेट्रीसाइड,
फ्रैट्रिसाइड मतलब भाई की हत्या, लिख लेंगे मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। फिफ्थ, सोरोरिसाइड, सिस्टर, सोरोरिसाइड, वन सिस्टर, सोरोरिसाइड वंस सिस्टर। और भी साइड्स आएंगी, अभी आगे भी पढ़ेंगे, बट इतना ही अभी थोड़ा सा याद कर लेंगे। अभी जेनोसाइड पे मैं आने वाला हूं। हो गया यहां तक, लिख लिया? बातें नहीं हो गया इतना? अरे बातें नहीं। ओके नेक्स्ट वापस आते हैं जेनोसाइड पर। रेजिसाइड और लिख लो, रेजिसाइड लिखो पहले, बातें नहीं। पहले रेजिसाइड को लिख लेते हैं, तो रेजिसाइड में लिखेंगे रेजिसाइड, किलिंग ऑफ ए किंग और क्वीन। रेजिसाइड में लिख लो, रेजिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए किंग और क्वीन, किलिंग ऑफ ए किंग और क्वीन, किसी राजा या रानी की हत्या को कहा जाता है रेजिसाइड। सुसाइड क्लियर हुआ? बातें नहीं। होमिसाइड हो गया मानव हत्या, किसी इंसान की हत्या को होमिसाइड कहते हैं। जेनोसाइड को लिखते हैं जरा, जेनोसाइड, जेनोसाइड, लिखो जरा। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर, डेलिब्रेट किलिंग, किलिंग्स of a large number of people sorry because of, बातें नहीं, because of their religion, religion, sect, caste और रीजनैलिटी, नेशनैलिटी भी कह सकते हैं। डेलिब्रेट किलिंग्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, सेक्ट, सेक्ट, कास्ट और रीजनैलिटी, क्षेत्रता के कारण ना, नेशनैलिटी की वजह से भी हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कई बार किलिंग्स होती हैं, हाँ इस तरह से हो जाता है, तो नेशनैलिटी की वजह से। तो उसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है नरसंहार, बहुत सारे लोगों की हत्याएं करना। बट उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए? उसका धर्म या कोई उनकी जाति या उनकी क्षेत्र थी। हाँ वैसे भी बिल्कुल, कम्युनिटी मतलब सेक्ट एक तरह से, है ना। धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्रता या राष्ट्रीयता के आधार पर बहुत सारे लोगों को हत्या है। तो यहाँ कारण क्या है? रिलीजन या कास्ट, सेक्ट। जैसे सिख दंगे हुए थे, सिख राइट 1984, ठीक है, इंदिरा गांधी के असेसिनेशन के बाद, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आए, ठीक है, उन्होंने हिंदूज को क्या किया? मारा या कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया। तो वहां पे लिखा जाएगा हिंदू जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड, सिख जेनोसाइड, ऐसे हम लोग टर्म यूज करते हैं। क्लियर? तो बड़ी संख्या में जब लोगों को मारा जाता है उनके जाति, धर्म के आधार पर, क्षेत्रता, राष्ट्रीयता के आधार पर, तो वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं जेनोसाइड। ठीक है भाई, क्लियर? समझ आ गया? इसी का एक सिनोनिमस लिख लेना जरा, जेनोसाइड का एक सिनोनिमस है, बस नॉलेज के लिए लिख लो, पोग्राम। पोग्राम का मतलब भी होता है नरसंहार। अब एक टर्म और समझ लो, एक वर्ड होता है मैसेकर, याद है? मैसेकर का मतलब भी क्या होता है? हत्याकांड, ठीक है, मैसेकर। अब डिफरेंस समझना पहले, जेनोसाइड और मैसेकर में डिफरेंस क्या है, इसको लिख लो पहले। मैसेकर क्या हो जाएगा? नाउन, MESS, मैस, एकर, मैसेकर। मैसेकर को लिखेंगे द एक्ट ऑफ killing a large number of people, large number of
मैसेकर, द एक्ट ऑफ किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, द एक्ट ऑफ किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, मैसेकर, हत्याकांड, ठीक है। जैसे जलियांवाला बाग में आप क्या यूज करते हैं, जेनोसाइड यूज नहीं करते हैं, मैसेकर यूज करते हैं। क्यों? मैसेकर में कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, जो भी सामने आया सबको मार दिया, ठीक है, जो भी सामने आएगा उसको मार दिया, तो उसको मैसेकर कहा जाता है। और जहां पर्टिकुलर हो जाए, रिलीजन है, कास्ट है, इस तरह की चीजें हैं, तो वहां जेनोसाइड या पोग्राम टर्म यूज होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइड हमने काफी डिस्कस किए, और भी साइड्स हैं, उनको आगे डिस्कस करेंगे कभी, अभी बस इतना 5 to 8 साइड्स हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, रिहर्सल। आपने कोई स्पीच डिलीवर किया, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं था कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर पाए खुद को, या उसके लिए प्रैक्टिस कर पाए। तो जब यहां पर विदाउट प्रेपरेशन रिहर्सल की बात आएगी तो याद रखना है एक्सटेम्पोर। क्या याद रखना है? एक्सटेम्पोर, ठीक है। स्कूल में भी होता है ना, एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन होते हैं, जब आपको टॉपिक उसी समय दिया जाएगा और आपको उस पर बोलना है फिर, ठीक है। आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता, रिहर्सल का टाइम नहीं होता है। तो स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रेपरेशन, तो आंसर इज एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। डायलेक्ट को लिख लेंगे बोली, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। एक क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? डायलेक्ट होती है, ठीक है। डायलॉग मीन्स कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और पर्सन्स, डायलॉग, दो लोगों के बीच की जो वार्तालाप है उसको डायलॉग आप कहते हैं। एक्सटेम्पोर मीन्स स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। सोलोलॉकी मतलब, सोलोलॉकी सोलोलॉकी में लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भी। सोलो मतलब क्या होता है? अकेला, ठीक है। सोलोलॉकी मतलब देखो, मोनोलॉग क्या है पहले समझ लो, चलो सारे टर्म्स में आप बातें नहीं, रुको एक मिनट, सोच लेते हैं, आराम से सोचते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोनोलॉग का मतलब क्या होगा? स्पीच डिलीवर्ड बाय वन पर्सन। जब ये प्ले होते हैं ना, नाटक जो होते हैं, प्ले ड्रामा में आता है, एक व्यक्ति जब स्टेज पर है और वही एक्ट कर रहा है तो उसको मोनोलॉग कहा जाता है। मोनोलॉग, मोनोलॉग, मोनो मीन्स लॉग, मोनो मीन्स एक, लॉग मीन्स स्पीच होता है। तो स्पीच डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, जब एक अकेला ही व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, स्टेज पर एक ही व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो उसको कहा जाता है मोनोलॉग। डायलॉग मीन्स क्या हो जाएगा? कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स, डायलॉग हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? लॉग। डायलेक्ट का मतलब होता है कोई बोली, अ लोकल लैंग्वेज। डायलेक्ट मीन्स अ लोकल लैंग्वेज, कोई क्षेत्रीय भाषा को कहा जाता है डायलेक्ट। एक्सटेम्पोर मीन्स एक स्पीच जो आपने डिलीवर की विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, वो एक्सटेम्पोर हो जाएगा। क्लियर? सोलिलोकी को समझ लेते हैं, लिख लो जरा सोलिलोकी में। सोलिलोकी का मतलब होता है द एक्ट ऑफ टॉकिंग वन सेल्फ, द एक्ट, एन एक्ट ऑफ टॉकिंग, एन लिख लेना, एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ इन अ प्ले और ड्रामा, इन अ प्ले और ड्रामा। यहां पर एक्टर क्या करता है? जो एक्टर है ना वो खुद से ही बात कर रहा होता है। ऐसे ड्रामा में होता है ना सीन की, खुद से ही बात कर रहा है, अकेला है एक्टर, वो खुद से ही बात कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं सोलिलोकी। सोल मतलब अकेला, अलोन, ठीक है। तो एन एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ इन अ प्ले और ड्रामा। क्लियर? जब मैं मूवी में या प्ले में, ड्रामा में होता है, एक्टर वो खुद से बोल रहा होता है, खुद से बात कर रहा है, तो उसको कहते हैं सोलिलोकी। मोनोलॉग का मतलब स्टेज पर एक ही व्यक्ति है जो परफॉर्म कर रहा है और वो अकेला ही बोल रहा है ऑडियंस से। डायलॉग का मतलब क्या हो जाएगा? वहां दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। डायलेक्ट का मतलब लोकल लैंग्वेज को कहते हैं डायलेक्ट, ठीक है। एक्सटेम्पोर मींस अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। हो गया भाई? ओके, अब एक चीज यहां पर और समझ लो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लॉग से रिलेट हो रहा है तो मैं बता देता हूं साथ ही साथ, ठीक है। इसको भी जरा लिख लेते हैं। एक होता है टर्म प्रोलॉग, प्रोलॉग, एक टर्म है इपीलॉग, इपीलॉग। अब इन दोनों टर्म्स को भी समझ लो, इपीलॉग एंड प्रोलॉग।
प्रोलॉग का मतलब क्या है? एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। इंट्रोडक्टरी स्पीच। इंट्रोडक्टरी है तो किसी भी प्ले ड्रामे से पहले आएगी, शुरुआत में आएगी, इंट्रोडक्टरी है। और इपिलॉग मतलब क्या होता है? अ कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूडिंग स्पीच। प्रोलॉग मीन्स एन इंट्रोडक्टरी स्पीच। जब कोई भी ड्रामा या प्ले शुरू होता है ना, शुरुआत में कुछ स्पीच आती है तो उसको कहते हैं प्रोलॉग है। प्रो मतलब पहले, लॉग मतलब स्पीच, इपी मतलब होता है एंड, लॉग मतलब स्पीच। तो इपीलॉग मतलब जो अंत में आती है, जब ड्रामा या प्ले खत्म हो जाता है, लास्ट में स्पीच आती है, उसको कहते हैं इपीलॉग। जो कंक्लूजन जहां पर बताया जाए उसको इपीलॉग, और जहां इंट्रोडक्शन आएगा वहां पर प्रोलॉग। तो ऐसे याद रखना, प्रो मीन्स पहले, लॉग मतलब स्पीच। जो किसी ड्रामा या मूवी से या किसी भी स्पीच वगैरह जो पहले आती है, इंट्रोडक्शन के लिए आती है, उसको आप कहते हैं प्रोलॉग। और जो अंत में आता है, कंक्लूड होती है, जहां पर कंक्लूजन बताया जाता है, उसको आप क्या कहते हैं? इपीलॉग। याद रहेगा, सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बता दिया। ओके नेक्स्ट देखो, फिर यहां पर स्पीच में कितने सारे वर्ड्स आ गए मैंने आपको बता दी। इस स्लाइड में मैंने आपको बता दी लगभग 8 to 10 वर्ड्स। इसमें मैंने आपको लगभग 8 to 10 वर्ड्स बताए थे। एक एक धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम मतलब यहां महिला के बारे में आप कह रहे हैं कि एक महिला है जिसके बहुत सारे पति हैं एक ही समय पर। बोलो जरा क्या आंसर होता है? देखो, जब बहुत सारे हस्बैंड की बात आती है तो शादी जैसी बात है ना वहां भी। तो उसको ऐसे समझ लेना, पॉली मीन्स क्या होता है? मोर देन वन, है ना। और एनरी इज द आंसर। पॉली एनरी। अब इसको पहले समझ लो। एक होता है मोनोगैमी, मोनोगैमी। एक है बाईगैमी, और लास्ट में फिर हमने लिखा पॉलीगैमी। तो गैमी का मतलब होगा, याद रखेंगे, मैरिज। गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। गैमी का मतलब क्या हो जाएगा? मैरिज, ठीक है। तो मोनोगैमी का मतलब क्या होगा? एक शादी की जो परंपरा है, रीति है, उसको क्या कहते हैं? रीत है, एक शादी आप कर सकते हैं एट ए टाइम, तो उसको आप क्या कहेंगे? मोनोगैमी। जैसे हिंदूज में, सिक्स में क्या होता है? मोनोगैमी। एक समय पर एक ही शादी आप कर सकते हैं। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले आपको डाइवोर्स लेना, लीगल सेपरेशन जरूरी है, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं ना। तो उसको कहते हैं कस्टम ऑफ हैविंग वन वाइफ या कस्टम ऑफ वन मैरिज एट ए टाइम। कस्टम ऑफ वन मैरिज एट ए टाइम इज नॉन एज बाई मतलब कस्टम ऑफ टू मैरिजेस, ठीक है। और पॉली मतलब मोर देन टू। जैसे मुस्लिम्स में पॉलीगैमी होता है ना, कहीं बाईगैमी हो सकता है, कहीं जनरली मोनोगैमी होता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो पॉली एंड्री को थोड़ा याद रखना यहां पर। पॉली एंड्री, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। क्लियर? ये गैमी हो जाएगा वाइफ के मैरिज से रिलेटेड, और हस्बैंड की बात करेंगे तो एंड्री को थोड़ा ध्यान रखना है। पॉलीगैमी क्लियर हो गया, बाईगैमी क्लियर हो गया, है ना। कस्टम ऑफ टू मैरिजेस एट ए टाइम, कस्टम ऑफ मैनी मैरिज एट ए टाइम। तो मोनोगैमी सिंपल सा टर्म है, याद रखना है। गैमी मीन्स मैरिज से, गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। मोनोगैमी, बाईगैमी एंड पॉलीगैमी सिंपल टर्म से याद रखने, धीरे धीरे याद हो जाएंगे वर्ड्स। पॉलीजिनी को भी छोड़ देना, अभी यहां ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसको। एक टर्म और लिखना जरा, मिसोगैमिस्ट लिखो। मिसोगैमिस्ट, हाँ मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमी मतलब क्या हो गया? शादी ना। और जहां भी मिस लिखोगे आप, इसका मतलब है हेट, नफरत। तो वन हु हेट्स मैरिज, वन हु हेट्स, वन हु हेट्स मैरिज या मैरिजेस, वन हु हेट्स मैरिजेस। मिसो मतलब हेट, याद रखना। देखो, अगर मैं लिखता हूं फिलोगैमिस्ट, समझना पहले, फिलोगैमिस्ट, तो गैमी मतलब मैरिज, और फ्लो जहां भी होगा वहां पर लव या इंजॉय की बात करेंगे आप।
और जहां मिस लिखेंगे वहां हेट की बात करेंगे। तो फिलोगैमिस्ट कौन हो जाएगा? वन हु लव्स और इंजॉयज, लव और इंजॉयज मैरिज। मिसोगैमिस्ट वन हु हेट्स मैरिजेस, और फिलोगैमिस्ट वन हु लव्स और एंजॉयज मैरिज। ठीक है, क्लियर? तो गैमी मतलब शादी से रिलेट कर लेना, मिसो मतलब हेट, नफरत, फिलो मीन्स लव, ठीक है, और गैमी मतलब शादी। ठीक है, हो गया? ओके। अब इसी से थोड़ा मिसो से थोड़ा आप ध्यान रखो। देखो, मिसो से थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं बताता हूं। एक टर्म मैं लिखता हूं, मिसो जिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, और एक टर्म मैं लिखता हूं, बातें नहीं, फ्लोजिनिस्ट। फ्लो मीन्स लवर, सपोर्टर, एंड मिसो मीन्स हेट, हेटर, नफरत। तो जिनी का मतलब हो जाएगा महिला, जिनिस्ट, जहां भी होगा जिनी। तो वन हु हेट्स विमेन, वन हु हेट्स विमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करे, उनको राइट्स और बराबरी देने की बात ना करे ना, तो ऐसे उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट है, मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड है, तो जो महिलाओं को फेवर ना देने की बात करे, बराबरी ना देने की बात करे, है ना, नफरत करते हैं उनसे, राइट्स देने की बात नहीं करता है। और फिलो का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु लव्स और सपोर्ट्स विमेन, वन हु लव्स और फेवर्स मतलब एक तरह से सपोर्ट करे उन्हें, महिलाओं को, वन हु लव्स और सपोर्ट्स विमेन। ठीक है, देखो एक चीज अब समझना, क्लियर हो गया यहां तक? मिसो मीन्स हेट, फिलो मीन्स लव, सपोर्ट, जिनी मतलब विमेन। क्लियर? अब देखो ध्यान से यहां पर एक छोटी सी बात अगर मैं लिखता हूं मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं कि इंडिया हैज नेवर बीन, इंडिया हैज नेवर बीन अ मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी, तो मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी मतलब ऐसा समाज जहां पर महिलाओं को बराबरी का हक ना मिले, उनको सम्मान ना मिले, बराबर के अधिकार नहीं मिलते हैं। तो भारत कभी भी कैसा समाज नहीं रहा है? मिसोजिनिस्ट सोसाइटी नहीं रहा है, हमेशा से भारत में बराबरी का अधिकार मिला है। क्लियर? समझ में आई ये बात? तो ये वर्ड क्यों याद रखना जरूरी है, क्यों सीख रहे हो आप? क्योंकि सेंटेंसेस में यूज होते हैं। जब न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो वहां ऐसे टर्म्स मिलते हैं, मिसोजिनिस्टिक लिख देगा और फिर आप सोचोगे ये टर्म क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मिसोजिनिस्ट, मिसोजिन। क्लियर? ऐसे धीरे धीरे वोकैबुलरी को सीखो, फोकस करो, पढ़ा करो घर जाके। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, देखो पॉलीएंड्री का एग्जांपल, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। एक थोड़ा सा अगर रेफरेंस में दूं पॉलीएंड्री का, तो महाभारत में द्रौपदी वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा, पॉलीएंड्री वाला कस्टम है वो, है ना। चलो नेक्स्ट इज, रिलेट करके बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिसीज विच अटैक्स मैनी पीपल इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। इतना आसान होता तो मैं लिखता है इसको। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाती है। ठीक है, उसको पैंडेमिक कहते हैं। यहां तो कह रहा है पर्टिकुलर एरिया। अब 3 टर्म है, देखो पैंडेमिक मतलब तो हो जाएगा जो पूरे, पैंडेमिक का मतलब हो जाएगा ऐसी कोई बीमारी जो पूरी विश्व में फैल जाती है, उसको पैंडेमिक कहते हैं, महामारी हो गया। फिर है एंडेमिक और एपिडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। देखो एंडेमिक तो भी आपने पढ़ा ही था ना, क्षेत्रीय, लोकलाइज्ड, एंडेमिक। तो ऐसी कोई बीमारी जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही रहती है बस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में ही वो बीमारी आपको मिलेगी, उसके बाहर वो बीमारी कहीं नहीं है। तो ऐसे डिसीज को आप क्या कहते हैं? एंडेमिक डिसीज है। क्लियर? पैंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व में फैल जाए, तो ये टर्म है एंडेमिक। तो ऑपोजिट एक तरह से क्या हो जाएगा? पैंडेमिक। क्लियर? एपिडेमिक मींस एक डिसीज जो अटैक करेगी बहुत सारे लोगों को इन अ पर्टिकुलर एरिया इन वन टाइम, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, जैसे होता है ना कि कई बार आप देखते हैं जैसे बरसात शुरू होती है तो
एकदम फीवर फैल जाता है, कुछ बीमारियां हैं, जैसे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है। बिहार में जब भी मानसून आता है, बरसात होती है, तो वहां पर एक जैपनीज फीवर है, जिसको जैपनीज फीवर भी कहते हैं, तो वो फैल जाता है वहां पर। हर बार होता है वो, पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम पर होता है, ठीक है, हर साल होता है वो। तो उसको आप क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी को क्या कहेंगे आप? एपिडेमिक। ऐसी कोई बीमारी जो बहुत सारे लोगों को अटैक करेगी एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको आप कहेंगे एपिडेमिक। क्लियर? पैंडेमिक मतलब जो पूरे विश्व में फैल जाए, एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही बस वहीं तक सीमित है, उससे बाहर वो बीमारी नहीं है, तो उसको आप कहेंगे एंडेमिक। तो एंडेमिक से रिलेट करके याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एनवायरमेंट में एंडेमिक स्पीसीज जो लोकलाइज्ड होती हैं, लोकल है, नेटिव है, उसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, तो वैसे ही रिलेट कर लेना एंडेमिक को। मैनी पर्टिकुलर एरिया और इन वन टाइम, और आंसर इज एपिडेमिक। तो थोड़ा रिलेट कर लो। सार्डोनिक को भी लिख लेना, मैं बाद में बताऊंगा। सार्डोनिक मतलब हो जाए थोड़ा दुख से रिलेट होता है, पर लिखो मत, अभी मत डिस्कस करते, बाद में करेंगे। आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड और स्लॉटर्ड फॉर मीट। ऐसी बिल्डिंग जहां एनिमल्स को मारा जाता है, मर्डर किया जाता है, किस लिए? मीट के लिए। हिंदी में कहते हैं ना कसाई खाना, बूचड़ खाना, तो उसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबेटवॉर। ये वाला याद रखें, डी। हाँ, डी इज द आंसर, अबेटवॉर। हिंदी में कहते हैं बूचड़ खाना, कसाई खाना, ठीक है। पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं ब्लेजर कटवा दूंगा किस दिन, ठीक है, पढ़ाई कर लो इसलिए। अबेटवॉर मीन्स, इसी को आप कह सकते हैं स्लॉटर हाउस। स्लॉटर का मतलब कत्ल करना होता है एक तरह से जानवर को, स्लॉटर हाउस। बूचड़ खाना या कसाई खाना, स्लॉटर हाउस। अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर और स्लॉटर्ड फॉर मीट, तो उसको आप कहते हैं क्या? अबेटॉर। अबेटॉर। क्लियर? याद रखना है, अच्छा डम है। अबेट, अबैकस, अबीम क्या होता है, उसको बाद में डिस्कस करें। आगे बढ़े। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 7। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। ऐसा व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं जो क्या करता है? हाँ, पोस्टल स्टैम्प्स को इकट्ठा करने की उसकी हैबिट है, हैबिट। तो आंसर इज, बिल्कुल सही, आंसर इज फिलैटेलिस्ट। फिलैटेलिस्ट, बी इज द आंसर। वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स, बी इज द आंसर। वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैम्प्स। न्यूमिस्मैटिस्ट में लिख लेंगे, न्यूमिस्मैटिस्ट। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, टोकन्स। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, बस इतना याद रखो। अभी हो गया? दोनों को याद रखना, इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लैटलिस्ट मतलब जो पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, हॉबी होती है कुछ लोगों की ना, तो उसको कहते हैं फ्लैटलिस्ट है। समबडी इज अ फ्लैटलिस्ट। और न्यूमिस्मैटिस्ट कौन होगा? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी इतना जल्दी जल्दी पूरा कर लो एक बार शीट को, सारे वर्ड्स एक बार डिस्कस कर लो। 7 के बाद आते हैं 8 पर। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तो आप जानते ही हैं, बैरोमीटर। एस्ट्रोनॉमिक प्रेशर के लिए क्या यूज करेंगे? बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर अभी बताया था ना, ह्यूमिडिटी, टू मेजर ह्यूमिडिटी। क्लियर? थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए। मैनोमीटर नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, कल डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है शेड? ये तीनों क्लियर हो गए। वन हु डज नॉट टेक एनी एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो किसी भी तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं पीता है, तो उसको टीटोटलर कहते हैं। आई एम ए टीटोटलर, समबडी इज अ टीटोटलर, जो शराब वगैरह नहीं पीता है बिल्कुल भी, तो समबडी, तो आंसर लिखेंगे टीटोटलर, ठीक है। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अभी बता दूंगा, सब डिस्कस करोगे, एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है इसमें। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। वन हु टोटली एब्सटेन्स, जो परहेज करता है, एब्सटेन करे अल्कोहलिक ड्रिंक से, टीटोटलर। जो परहेज करता है, ठीक है, उसको आप कहते हैं टीटोटलर। अमिताभ बच्चन ने बोला इंटरव्यू में, आई एम ए टीटोटलर, मैं पार्टीज में जाता हूं बट आई डोंट ड्रिंक, आई एम ए टीटोटलर।
ठीक है, तो जो शराब नहीं पीता इस तरह की चीजें, तो उसको टीटोलर कहते हैं। क्लियर? ओके, फैटलिस्ट को थोड़ा रिलेट कर लेना, समझना एग्जाम के लिए। वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब होता है भाग्य और लक। जो भाग्य में विश्वास करे वो फैटलिस्ट है, हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन फेट और लक, भाग्यवादी फैटलिस्ट है। फेट है, फेट 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 मीन्स लक, भाग्य। फैटलिस्ट बनता है, फेट से बनता है फैटलिस्ट। अच्छा, फैटल को लेकर कंफ्यूज मत होना, फैटल एडजेक्टिव है इंग्लिश में अलग। फैटल मीन्स होता है घातक, कोई घातक बीमारी है ना? हाँ, फैटल घातक, फैटल हो जाता है। इसको हिंदी में इंग्लिश में एक वर्ड होता है डेडली। क्या बोल सकते हैं? डेडली ना। हाँ, फैटल मतलब जानलेवा भी होता है, फैटल डिसीज है, जानलेवा, घातक, जानलेवा भी कह सकते हैं आप इसको, जानलेवा, घातक या जानलेवा, डेडली। तो फैटल को फैटलिस्ट से कंफ्यूज मत करना। फैटल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डेडली, ठीक है। एंडिंग इन डेथ, जानलेवा मतलब एंडिंग इन डेथ, जो मौत के साथ ही खत्म होगी, उससे पहले खत्म नहीं होगी। क्लियर? तो फैटल डिसीज मतलब कोई जानलेवा बीमारी होती है ना। तो फैटलिस्ट को कई बार हम लोग किससे कंफ्यूज करते हैं? फैटलिस्ट से। तो फैटलिस्ट होगा फेट के साथ रिलेट, फैटल अलग वर्ड एडजेक्टिव है, तो दोनों को रिलेट कर लेना। आवाज आ रही है? ठीक है, हो गया भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। टीटोटल क्लियर है? एस्थेटिक क्या, इसको डिस्कस करेंगे अभी कल। नेक्स्ट वर्ड, समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजीली, जिसको आप अपने साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल, क्या आंसर हो जाएगा? पोर्टेबल, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है। पोर्टेबल मतलब होता है ड्रिंकेबल, लिख लो इसको। पोर्टेबल, पोर्टेबल मींस ड्रिंकेबल। सी, पोर्टेबल, पोर्टेबल मींस ड्रिंकेबल, जिसको पिया जा सकता है। फिट टू बी ड्रंक, ड्रिंकेबल, पीने योग्य, पीने लायक, पोर्टेबल। पोर्टेबल वाटर लिखा होता है ना कहीं, ड्रिंकिंग वाटर लिख देते हैं, पोर्टेबल वाटर भी आपको कई बार लिखा मिलेगा। तो पोर्टेबल मींस फिट टू बी ड्रंक, जिसको पिया जा सकता है, पीने लायक है, पोर्टेबल। कंफ्यूज मत करना, पोर्टेबल पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस दैट कैन बी कैरिड, जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबल मींस जिसको पिया जा सकता है, पीने लायक है। एडेबल मतलब खाने लायक। रिलेटेबल मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये सिंपल वर्ड्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 11, समथिंग दैट कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके। देखो, लेजिबल मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सकता है। लेजिबल राइटिंग, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? लेजिबल होनी चाहिए। तो लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ने लायक। और इलेजिबल मतलब कैन नॉट बी रेड। तो लेजिबल, इलेजिबल, लेजिबल, इलेजिबल। तो लेजिबल मतलब डेट कैन बी रेड, हैंड राइटिंग डेट कैन बी रेड, जिसको पढ़ा जा सके वो लेजिबल, और जिसको पढ़ा ना जा सके वो इलेजिबल। हो गया? लेजिबल मीन जिसको पढ़ा जा सके। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग थोड़ी कैसी होती है? इलेजिबल होती है ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला डॉक्टर से कि जी ऐसे मत करो, आप साफ लिखा करो, प्लीज राइट लेजिबली, साफ साफ लिखा करो। पेशेंट को पता होना चाहिए कि आपने लिखा गया कौन से मेडिसिन या क्या लिखा हुआ है, ये पेशेंट का राइट है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को बोला कि प्लीज राइट लेजिबली। लेजिबली मतलब साफ साफ लिखो, ठीक है। नेग्लिजिबल तो आप जानते हैं, ना के बराबर, बहुत थोड़ा नाम मात्र ना के बराबर। कॉर्जेबल मतलब डेट कैन बी करेक्टेड, लिख लो, समथिंग डेट कैन बी करेक्टेड, डेट कैन बी करेक्ट, जिसको सुधारा जा सकता है, कॉरेजेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है। क्लियर? और कॉरेजेबल को अगर मैं लिखता हूं इनकॉरेजेबल तो क्या मतलब हो जाएगा? कैन नॉट बी। देखो वैसे याद रखेगा ना, करेक्ट है ना, करेक्ट से कॉरेजेबल, और जिसको करेक्ट ना किया जा सके वो इनकॉरेजेबल। क्लियर? जिसको रिपेयर किया जा सकता है तो क्या बोलेंगे? रिपेरेबल। रिपेरेबल की स्पेलिंग बोलो।
रिपेरेबल, जिसको रिपेयर कर सकते हैं उसका क्या स्पेलिंग बनेगा? रिपेरेबल। याद रखना है, स्पेलिंग बड़ा कंफ्यूजिंग है। एडजेक्टिव, समथिंग दैट कैन बी रिपेयर्ड। स्पेलिंग याद रखना, AIR कहीं नहीं आएगा इसमें, रिपेरेबल में। रिपेरेबल, AIR कहीं नहीं आएगा, स्पेलिंग याद रखना, रिपेरेबल। इरिपेरेबल क्या हो जाएगा? इरिपेरेबल, जिसको रिपेयर, इरिपेरेबल कंडीशन है भाई, ये तो नहीं होगा, है ना, रिपेयर नहीं कर सकते आप, तो याद रखना है दोनों टर्म्स। हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। समथिंग इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाता है। हिंदी में कहते हैं उसको जो आसानी से टूट जाए, हिंदी में कहते हैं भंगुर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, बिल्कुल सही। फ्रेजाइल या ब्रिटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेजाइल या ब्रिटल। फ्रेजाइल या ब्रिटल भी आप उसको कह सकते हैं। फ्रेजाइल या ब्रिटल भी आप कह सकते हैं, ब्रिटल। बॉन्स ब्रिटल हो जाते हैं ना, अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे उम्र के साथ, धीरे धीरे बॉन्स क्या हो जाते हैं? फ्रेजाइल हो जाते हैं, कमजोर, मतलब एक तरह से टूट जाते हैं जल्दी। फ्रेजाइल या ब्रिटल। हेयर भी क्या हो जाते हैं? बाल ब्रिटल, टूटते हैं जल्दी, बीच में से टूट जाता है ना, तो फ्रेजाइल या ब्रिटल। क्लियर? अभी फ्लोरोसिस पढ़ा था ना आपने, फ्लोरोसिस हो जाती है तो दांत कमजोर हो जाते हैं मेनली उसमें, और टूट जाते हैं आसानी से ना, तो उसको कहते हैं ब्रिटल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? यूजलेस। हाँ, यूजलेस, व्यर्थ या बेकार कहते हैं इसको। फ्यूटाइल को लिख लो साइड में, ऑफ नो यूज। फ्यूटाइल, समथिंग इज फ्यूटाइल, यूजलेस। फ्यूटाइल होता है यूजलेस, व्यर्थ या बेकार। यूजलेस या वेन। वेन का मतलब भी होता है बेकार। उसने कोशिश की थी बट उसके एफर्ट्स व्यर्थ चले गए, तो व्यर्थ जाना देखो ईडियम इंग्लिश में गो इन वेन। टू गो इन वेन, ये ईडियम है। टू गो इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना, बेकार चले जाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कहा मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, तो हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। सेंटेंस कैसे बनेगा? हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन। गो इन वेन मतलब व्यर्थ हो जाना, बेकार जाना। फर्टाइल तो आप जानते ही हैं, उपजाऊ, है ना। और डॉसाइल मतलब किसी व्यक्ति को आप कहते हैं ना डॉसाइल पर्सन, डॉसाइल चाइल्ड है, जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, मानता है बात, आप उसको समझाओगे मान जाता है, तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? डॉसाइल। तो डॉसाइल को लिख लो जरा, एडजेक्टिव है ये। इजीली मैनेजेबल। हाँ, किसी भी व्यक्ति को आप कह सकते हैं डॉसाइल है। किसी एनिमल को भी कहते हैं, डॉग को भी डॉसाइल कह सकते हैं। इजीली मैनेजेबल और कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल, जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं आप डॉसाइल चाइल्ड है। एनिमल भी डॉसाइल हो सकता है ना। जैसे गाय होती है ना, गाय के बारे में कहते हैं कि जो काउज हैं वो जनरली क्या होती हैं? डॉसाइल होती है, थोड़ी सीधी सी होती है ना, आप उनसे आराम से होता है। तो फ्रेजाइल हो जाएगा जो टूट जाए, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ बेकार, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। अच्छा, इसमें एक वर्ड और लिख लो, फीकंड, याद रखना। फीकंड का मतलब होता है हाईली फर्टाइल। हाईली फर्टाइल, जैसे पंजाब और हरियाणा की जमीन कैसी है? फीकंड है। फीकंड लैंड मतलब हाईली फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है। फीकंड का मतलब होता है हाईली फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ, फीकंड। वेन हो जाएगा व्यर्थ बेकार, यूजलेस, फ्यूटाइल, गो इन वेन। फ्रेजाइल मतलब ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाता है, जल्दी क्रैक हो जाए, टूट जाए। और डॉसाइल मतलब somebody इजिली मैनेजेबल और कंट्रोलेबल। एनिमल और ह्यूमन बीइंग किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं डॉसाइल। नेक्स्ट इज नंबर 13, कैपेबल ऑफ बीइंग पुल्ड और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। कोई भी चीज, जनरली मेटल, कोई मेटल, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना, डक्टिलिटी। कोई मेटल है जिसको आप बहुत थिन तार में क्या कर, बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, टूटती नहीं है। ऐसे खींचोगे खींचती चली जाएगी, बारीक, बिल्कुल थिन वायर हो सकती है,
टूटेगी नहीं, तो उसको कहते हैं डक्टाइल। ऐसी मेटल को क्या कहते हैं? डक्टाइल कहते हैं, जिसको कहते हैं तारतम्य, हिंदी में कहते हैं तारतम्य। डक्टाइल, डक्टिलिटी ना प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है धातुओं का, ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टाइल, डक्टिलिटी, डक्टाइल या डक्टिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी है मेटल से। कहते हैं ना गोल्ड डक्टाइल है, आप उसको बहुत मेल्ट करके से खींचोगे तार की तरह खिंचता चला जाता है ना। कभी कभी च्युइंगम नहीं खाते हैं, ऐसे खींचते थे, ऐसे खिंच जाती थी बहुत लंबी लंबी, है ना। तो इसको कहते हैं डक्टिलिटी होना, एक तरह से वही डक्टिलिटी डक्टाइल है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग पुल्ड और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। तो डक्टाइल, तो कुछ मेटल्स डक्टाइल होते हैं, कुछ डक्टाइल नहीं होती है, ठीक है। देखो वैसे ही होता है मेलायबल। मेलायबल का मतलब होता है जिसको आप थिन लेयर में, परत में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, आप उसको चोट मार मार के बहुत पतली, बहुत थिन, जैसे आपने सिल्वर देखा ना, चांदी, मिठाई पे स्वीट्स पे नहीं लगाते हैं, इसको कहते हैं बहुत थिन लेयर ऑफ सिल्वर। देखो कितनी थिन लेयर होती है, हाँ सिल्वर वर्क कहते हैं जिसको, है ना, बहुत थिन सी होती है बिल्कुल, है ना, लेयर सी बन जाती है, तो उसी को कहते हैं मलायबल, ठीक है। तो जिसको थिन लेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है मलायबल है। कुछ ये मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ मेटल्स क्या होती हैं? डक्टाइल्स होती हैं, सम मेटल्स आर मलायबल, जिसको थिन लेयर में कन्वर्ट किया जा सके। तो कैपेबल ऑफ बीइंग हैमर्ड इनटू अ थिन लेयर। लिख लोगे या लिखूं? मलायबल में लिख लो, कैपेबल ऑफ बीइंग, पुल्ड के बजाय यहां पर लिख देंगे हैमर्ड, जिसको पीट पीट कर क्या किया जा सके। कैपेबल ऑफ बीइंग हैमर्ड, हैमर्ड इनटू अ थिन लेयर। परत जिसकी बहुत पन्नी जैसी परत आप बना सकते हैं, तो उसको कब कहते हैं क्या? मलायबल है, मलायबल हो गया। तो डक्टाइल और मलायबल दोनों याद रखना, मेटल्स के लिए यूज होता है। ब्रिटल तो अभी आपने पढ़ाई है, जो आसानी से टूट जाए, ब्रिटल, फ्रेजाइल। स्टडी मतलब होता है मजबूत, स्टडी में बस ऐसे लिख लो, स्टडी मींस मजबूत। स्टडी, वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आप इसको, स्टडी। स्टडी मींस होता है वेरी स्ट्रॉन्ग। और एक और वर्ड याद रख लो, रॉबस्ट। रॉबस्ट स्टडी है, वेरी स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट। आगे बढ़े, 13 से आगे बढ़ते हैं। 14th, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है। पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, पदयात्री, ठीक है, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब पदयात्री। पिलग्रिम कौन होता है? तीर्थयात्री। वन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस। पिलग्रिम में भी लिख लो, जो तीर्थ की यात्रा करता है। वन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड मतलब पवित्र, होली प्लेस। वन हु ट्रेवल्स टू अ सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड मतलब होली होता है, पवित्र। जो तीर्थ की यात्रा करता है उसको तीर्थ यात्री कहते हैं हिंदी में। तो तीर्थ यात्री मतलब पिलग्रिम, ओके। और तीर्थ यात्रा क्या हो जाएगा? तीर्थ यात्रा क्या हो जाएगा? पिलग्रिमेज। क्या हो जाएगा? पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा। अ जर्नी, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस। जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस, तीर्थ यात्रा हो जाती है, जर्नी टू अ सैक्रेड प्लेस, ठीक है भाई। पेडेस्ट्रियन क्लियर हो गया। ट्रेवलर तो आप जानते हैं, यात्री, ठीक है। पिलग्रिम, पिलग्रिमेज याद रखना है। सैक्रेड याद रखना है, सैक्रेड मतलब होली, पवित्र, ठीक है। जैसे श्राइन एक वर्ड होता है, इसको लिख लो साइड में, श्राइन। श्राइन मतलब
नाउन है ये। अ सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थल, तीर्थ स्थान कहते हैं ना, तीर्थ स्थल कहते हैं, श्राइन होता है, सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड प्लेस, श्राइन को याद रखना है, SHRINE, श्राइन मीन्स सैक्रेड प्लेस, पवित्र स्थल। पेंडेंटिक को भी छोड़ देते हैं, इसको कल डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा, 15th पर, लास्ट है आज के लिए। पर्सन हु इज नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कर लेना, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं है। नहीं, गलत जवाब, नॉट श्योर कह रहा है ना, वो कह रहा है नॉट श्योर, समझा करो, जल्दबाजी नहीं करना है। जो श्योर नहीं है, जिसको जो पता नहीं, कुछ कहता ही नहीं, भगवान है नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है, ना तो ये कहता है नहीं है और ना ही ये कहता है, ठीक है। तो थीस्ट कौन है? वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है कि भगवान है, तो उसको आप कहते हैं थीस्ट है। अथीस्ट वो है जो कहता है भगवान है ही नहीं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्लियरली बिलीव्स देयर इज नो गॉड, जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, तो वो कौन है? अथिस्ट। क्लियर? जो कहता है भगवान है वो कौन है? थिस्ट। तो जो ये कहता है ना कि आई एम नॉट श्योर अबाउट गॉड, है ही नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, भगवान है नहीं, तो उसको आप कहते हैं एग्नोस्टिक। क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक पर्सन, एग्नोस्टिक है, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर निश्चित नहीं है, जो ना तो ये कहता है भगवान है और जो ना ही कहेगा भगवान नहीं, ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक। ठीक है, क्लियर? चलो रेस्ट ऑफ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एक बार पूरा रिवाइज करके आना शीट को, थोड़ा सा कल थोड़ा थोड़ा रफली डिस्कस कर लेंगे, कल इस शीट को हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। इसमें फिर कल कुछ और चीजें ऐड कर लेंगे। इस शीट में लगभग हम लोग 101 वर्ड्स पढ़ेंगे, 100 विद द हेल्प ऑफ दीज 25 की मदद से 101 वर्ड्स में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।